मित्रों, मैं बात कर रहा था आगे भाषा के परिचय में परिभाषा को लेकर। भाषा के रूप को और समझने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं उन बातों को भाषा के लक्षणों के माध्यम से, क्योंकि भाषा क्या है। मैंने अभी आपको कहा है भाषा यानी क्या, तो हमने उसके स्वरूप और उसकी परिभाषाओं का अभ्यास लिया। यहाँ पर मैं और विस्तृत रूप में आपको भाषा के लक्षणों की बात करता हूँ। तो पहला लक्षण है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं, अर्जित संपत्ति है। यह सही है कि पिता की भाषा पुत्र को प्राप्त नहीं होती। मनुष्य अपने चारों ओर के समाज या वातावरण से भाषा सीखता है। मित्रों, उदाहरण के रूप में मैं एक प्रसंग बताता हूँ कि भेड़िए के संग एक लड़का रहा था। हुआ ये था कि बहुत समय पहले एक समाचार मिले थे कि एक भेड़िया एक छोटे से बालक को, बच्चे को उठाकर जंगल में ले गया था। वहां पर उसने उस बच्चे को मारा नहीं था, अपने पास रख लिया। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया और लड़का बन गया, तब अचानक उसे शहर में लाया गया। कहीं से वो मनुष्य जाति में मिल गया और उसे जब भेड़िए से बचाकर शहर में लाया गया, तब पता चला कि उस बालक को मनुष्य की कोई भाषा समझ में नहीं आती थी। बच्चा गूंगा नहीं था, और जिस वातावरण में वह रहा था वो वातावरण जंगल का था और भेड़िए के साथ रहता था, तो उसको मनुष्य जाति से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं रहा था। तो उसने उस समय तक मनुष्य की कोई भी भाषा को न सीखा था, न सुना था, न समझा था। परिणाम यह है कि जब उसे शहर में लाया गया, उसका इलाज किया गया, तो वह कुछ भी समझ नहीं रहा था। इससे पता चला कि उसको मनुष्य की यानी कि पैतृक संपत्ति जो भाषा होती है वह नहीं मिली थी। सीधी सी बात है मित्रों कि भाषा, पिता की भाषा पुत्र को प्राप्त नहीं होती है। वो अर्जित करता है चारों ओर के समाज या वातावरण के माध्यम से। और हमने इस भेड़िए के संग रहे लड़के को ये जब देखा तो ये बिल्कुल सही हुआ। और मनुष्य अपने चारों ओर के समाज या वातावरण से भाषा सीखता है। भेड़िए के साथ रहा लड़का एक और वातावरण के अभाव में मनुष्य की कोई भाषा नहीं सीख सका। अतः यह स्पष्ट है कि भाषा आसपास के लोगों से अर्जित की जाती है और इसीलिए यह पैतृक न होकर अर्जित संपत्ति है। आपकी समझ में आ गया कि भेड़िए के संग रहा लड़का जंगल में रहा, इसलिए मनुष्य की भाषा को सीख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसने अर्जित वहां की भाषा की। जब वह मनुष्य समाज में आया, तब जाकर उसने अगर मनुष्य की भाषा को सीखा होगा तो वह अर्जित कर पाएगा मनुष्य की भाषा को। और ये बिल्कुल सही। तो पहला लक्षण ये था कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं, वह अर्जित संपत्ति है। हम हमारे आसपास के वातावरण से भाषा सीखते हैं। दूसरा है, भाषा अत्यंत सामाजिक है, यानी आदि से लेकर अंत तक सामाजिक है। मनुष्य संपत्ति का अर्जन समाज से करता है, सीधी सी बात है। उसी प्रकार भाषा पूर्णतः आदि से अंत तक समाज से संबंधित है, इसलिए वह अत्यंत सामाजिक है। क्योंकि हम जब समाज में रहते हैं तो जो भी कुछ हम प्राप्त करेंगे वो समाज के माध्यम से। तो भाषा भी पूर्णतः आदि से अंत तक समाज से ही संबंधित है मित्रों, और इसीलिए वह अत्यंत एक सामाजिक रूप में हमारे सामने आती है। ये दूसरा लक्षण है कि भाषा अत्यंत सामाजिक है। तीसरा है, इसका लक्षण, भाषा परंपरागत है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा परंपरा से चली आ रही है, व्यक्ति उसका अर्जन समाज और परंपरा से करता है। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तन आदि तो कर सकता है, किंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि कोई उसका जनक और जननी है तो वह समाज और परंपरा है। आपकी समझ में आया होगा कि भाषा परंपरागत है, हम उसका अर्जन नहीं कर सकते, ना कि उसे, हाँ उस माफ करना, हम उसका अर्जन कर सकते हैं, उसे उत्पन्न नहीं। हम भाषा में नए शब्दों को ला सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भाषा को उत्पन्न हम नहीं कर सकते। तो तीसरा लक्षण है। चौथा है, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। सीधी सी बात है,
हम जो भी अर्जन करेंगे अनुकरण के माध्यम से। यहाँ अर्जन की विधि के संबंध में इतना कहना कि भाषा को हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं। जैसे शिशु के समक्ष माँ दूध कहती है, वह सुनता है और धीरे धीरे उसे स्वयं कहने का प्रयास करता है। छोटे से बालक को हम देखते हैं कि माँ जैसे जैसे बोलने का प्रयास करती है, वैसे बालक अपनी माता के होठों को ध्यान में रखकर या ध्वनि को पकड़कर ऐसा उच्चारण करने की कोशिश करता है। वह मामा मामा करता है तो हम कहेंगे माँ बोला, पापा बोला, पर मात्र वह ध्वनि होती है माँ मामा, हम उसे पकड़ते और वह धीरे धीरे अनुकरण करता है माता के साथ रहकर, और जो माता बोलती है उसका अनुकरण करके वो बोलने का प्रयास करता है। और इसीलिए भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। इसी को और महत्वपूर्ण रूप में प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। वह भाषा के सीखने में भी उसी गुण का उपयोग करता है। बिल्कुल सही बात आपको लगेगी कि हम लोग अनुकरण के द्वारा ही बहुत कुछ बातों को प्राप्त करते हैं, और भाषा भी सीखने में हम अच्छे वक्ता को ध्यान से सुनते हैं और उसके शब्दों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, उसकी टेक्निक को पकड़ने का प्रयास करते हैं, और हम उसको और मंज कर तैयार हमारे वक्त में भी करते हैं। तो वो क्या किया हमने? अनुकरण। तो मित्रों, आपके समझ में आया ये चौथा लक्षण। आइए पांचवें लक्षण में चलते हैं। पांचवा लक्षण है भाषा चिर परिवर्तनशील है। मानवीयतर जीवों की भाषा परिवर्तनशील नहीं होती, किंतु मानव भाषा हमेशा परिवर्तित होती रहती है। जैसे संस्कृत काल में कर्म शब्द था, प्राकृत काल में वह कम हो गया तो आधुनिक काल में काम हो गया। तो ये परिवर्तित शब्द हुआ कर्म का, आधुनिक काल तक काम हो जाना। तो भाषा चिर परिवर्तनशील है, हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं मित्रों। छठा है भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है मित्रों। जो वस्तु बनाकर पूर्ण हो जाती है उसका अंतिम स्वरूप होता है, पर भाषा के विषय में यह बात नहीं है। यह कभी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का अमुक रूप अंतिम है। हाँ, मृत भाषा का अंतिम रूप तो अवश्य ही अंतिम होता है, पर जीवित भाषा में यह बात नहीं है। तो हम ये स्वीकार करते कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि भाषा अमुक शब्दों को लेकर बनती रहती है, और इसलिए उसका कोई अंतिम स्वरूप हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, और आपको इसमें ऑथेंटिक जो अभ्यास क्रम है वो मिल रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से आपको अलग अलग टॉपिक पर वीडियो देता रहूँ। जितना आप इसे पसंद करेंगे उतना ही मेरा हौसला अफजाई होगा, और आगे नए और भी लोगों को ये प्राप्त होगा तो उन लोगों को भी ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके सामने नए नए वीडियोस रखता जाऊँ। आइए हम आगे और लक्षणों पर भी चर्चा करते हैं। मित्रों, हमने 6 लक्षण देख लिए, और अब 7वें लक्षण पर हम बात कर रहे हैं, और वह 7वां लक्षण है प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। हर भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। सीमा के भीतर ही उस भाषा का अपना एक वास्तविक क्षेत्र होता है। उस सीमा के बाहर उसका स्वरूप थोड़ा या अधिक परिवर्तित हो जाता है। हर क्षेत्र में भाषा का एक अलग रूप हमने देखा है। आगे नए टॉपिक आएंगे इसी पाठ्यक्रम में, तब मैं आपको भौगोलिक सीमा के आधार पर भाषाओं के अलग अलग रूप का वर्णन और उसका अच्छी तरह से चर्चा करके समझाऊंगा। 8वां लक्षण है प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा भी होती है। भौगोलिक सीमा की तरह भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा भी होती है, तथा वह भाषा अपने काल की पूर्ववर्ती या परवर्ती भाषा से भिन्न होती है।
ये आप सब जानते हैं। और नवा जो इसका लक्षण है वह यह है कि प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है। दूसरे शब्दों में किन्हीं दो भाषाओं का ढांचा पूर्ण तथा एक नहीं होता है। उसमें ध्वनि, रूप, वाक्य आदि में किसी भी एक या अधिक स्तरों पर संरचना में अंतर अवश्य होता है। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है, क्योंकि ध्वनि, रूप, वाक्य के माध्यम से वह एक या अधिक स्तरों पर अंतर अवश्य प्राप्त करती है। तो ये भी एक इसका लक्षण है मित्रों। और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। 10वां जो लक्षण है कि भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। सीधी सी बात है, मनुष्य स्वभाव ही ऐसा होता है मित्रों कि हम कठिनता से सरलता को प्राप्त करना चाहते हैं। वो स्वभाव हमारा भाषा पर भी आता है। आपको उदाहरण के साथ मैं इस बात को समझा रहा हूँ कि सभी भाषाओं के इतिहास में भाषा के कठिनता से सरलता की ओर जाने की बात स्पष्ट है। मनुष्य कम प्रयास में सत्येंद्र को सतेंद्र और फिर सतेन, और एक अवस्था तो ऐसी आती है मित्रों कि वह सती कहकर काम चलाना चाहता है। हम ये जानते हैं। हम आपको एक और उदाहरण भी देते हैं। इसी प्रकार आपको बता रहा हूँ कि जय श्री कृष्ण कई लोग हम एक दूसरे को मिलते तो हाथ जोड़कर कहते जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लेकिन आप लोग ज़्यादातर सुने तो जो लोग अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेसर लेवल के लोग भी है तो वह जल्दबाजी में बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो जय श्री कृष्ण का क्या हुआ? जय श्री कृष्ण। और मित्रों, हद तो यहाँ आती है कि आज डिजिटल युग में तो इस शब्द को JSK टाइप करके हम व्हाट्सएप में भेजते रहते हैं। सुबह सुबह किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं JSK, तो सामने वाला भी इतना चतुर और होशियार होता है कि JS को समझ जाता है कि जय श्री कृष्ण। तो यह बात है सरलता की कि हम जितना हो सके सरल करते जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि भाषा पानी की धारा है जो स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। पानी की धारा ही है भाषा। और मनुष्य स्वभाव है कि कठिनता को वह दूर करके सरलता को प्राप्त करना चाहता है। और इसीलिए मैंने आपको जो अभी दो उदाहरण बताए वो उसी का माध्यम है। आइए 11वें लक्षण पर हम चर्चा करें। 11वां लक्षण है भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। भोलानाथ तिवारी का कहना है कि आरंभ में भाषा स्थूल थी, उसमें अपेक्षित सूक्ष्मता नहीं थी। फिर उसने उसकी प्राप्ति की ओर वह अप्रौढ़ता से प्रौढ़ और प्रौढ़ से प्रौढ़तर होती जा रही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज की हिंदी की तुलना में कल की हिंदी अधिक सूक्ष्म और प्रौढ़ होगी। सीधी सी बात है। हम हिंदी भाषा के उद्भव विकास को देखते हैं तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं कि पहले की हिंदी कैसी थी और आज की हिंदी में कितना परिवर्तन आया है। तो वह और सूक्ष्म और प्रौढ़ होती जा रही है। ये लक्षण भी बिल्कुल भाषा को समझने में बहुत ही उपयोगी है। 12वां लक्षण है भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। सीधी सी बात है मित्रों कि पहले लोगों का विचार था कि भाषा वियोग में संयोग की ओर जाती है, किंतु यह मत प्रायः भ्रामक सिद्ध हो चुका है। संयोग का अर्थ है मिली होने का स्थिति, जैसे मिली होने की स्थिति, जैसे राम गच्छति। वियोग का अर्थ है अलग हुई स्थिति, अलग किया, राम जाता है। संयोग अवस्था में हम के राम गच्छति और वियोग में अलग करते हैं तो अलग की स्थिति कैसी होती है? राम जाता है। मित्रों, आगे का लक्षण जो है भाषा का वह हर भाषा का स्पष्टतः एक मानक रूप होता है। प्रत्येक भाषा का स्पष्टतः अपना एक मानक रूप यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। डॉक्टर हरीश शर्मा ने भाषा की विशेषताओं का
वर्णन करते हुए लिखा है, सभी भाषाएं ध्वनि रूप है। ध्वनि रूप होने के कारण वे रेखीय भी है। यह व्यवस्था भाषा ध्वनियों तथा अर्थमूलक तत्वों के योग से संबंधित है। इसे से स्पष्ट होता है मित्रों कि हर भाषा का स्पष्ट एक रूप मानक रूप है। हिंदी का भी मानकीकरण है और मानक रूप है, क्योंकि ध्वनि रूप में ही होती है भाषाएं। तो ध्वनि रूप होने के कारण वे रेखीय भी होती है और यह व्यवस्था भाषा ध्वनियों तथा अर्थमूलक तत्वों के योग से संबंधित है। तो मित्रों, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हर भाषा का होता है, वो आप लोगों को मैंने यहाँ समझाया। मित्रों, इस प्रकार ये 13 जो लक्षण थे भाषा के, उसकी मैंने बहुत ही विस्तृत रूप में आपके सामने चर्चा की। इसीलिए आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहे। आप लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें, शेयर करें, ताकि आपके जैसे कई ऐसे ज्ञान पिपासु को भी ये हमारे वीडियोस प्राप्त होते रहे और वो भी पाठ्यक्रम में भाग लेते रहे और वो भी अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही और इससे भी जो उपयोगी है, ऐसे ही अनेक उपयोगी पॉइंट्स पर मैं चर्चा करता रहूँगा। उसमें डिटेल्स में बहुत सारे ऐसे बातें बताता रहूँगा, क्योंकि भाषा का रूप जो हमने सीखा वो तो है, लेकिन आगे मुझे और भी वीडियोस देने हैं। तो वो होगा बहारों के परिवार किससे कहते हैं, उसकी बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पता है कि अगला वीडियो तुरंत जैसे मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आपको मैं वीडियो देता रहा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे अच्छी तरह से सुना है और मुझे आशा है कि आप लोगों को आज की ये चर्चा बेहद पसंद आई होगी। आपके दिमाग में ये सारी बातें स्पष्ट हो गई होगी कि भाषा यानी क्या, भाषा का रूप क्या है, भाषा किसे कहते हैं, और मैंने उसे ऑथेंटिक स्वरूप में परिभाषाओं के माध्यम से भी समझाया मित्रों, और साथ ही साथ भाषा को समझाने में उसके लक्षणों को भी यहाँ रखा। तो जो भाषा वैज्ञानिकों ने जो लक्षण तय किए थे, उन तमाम की मैंने यहाँ चर्चा की है और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।